बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और उसमें कुछ ऐसे खिलाड़ियों को फिर शामिल कर लिया गया है जो टीम से यकीनन काफ़ी अरसे से बाहर थे और एक दफ़ा फिर वो टीम में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छे प्लेयर्स टीम में शामिल हुए, उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन दोनों फॉर्मेट में दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए उन्हें जो है इस टीम में शामिल नहीं किया गया। सबसे पहले हम इस पर बात कर लें क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ है वनडे और T20 के लिए, वो मैं टीम आपको बता दूं। जो टीम मुश्तमिल है दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए T20 के लिए, वो इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। सलमान अली आगा इस टीम में शामिल हैं, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, ये तीन वो प्लेयर्स हैं जो इस टीम में वापस आए T20 स्क्वाड के अंदर। उसके अलावा फ़हीम अशरफ टीम में शामिल हैं, फ़खर जमान, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़। हैरान कुन तौर पर मोहम्मद नवाज़ है जो नाकिस परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूं कि बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर रही, लेकिन एक दफ़ा फिर यहां पर वनडे और T20 टीम में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो हसन नवाज़ इस टीम में शामिल हैं, साइम अयूब इस टीम में शामिल हैं, इब्रार अहमद इस टीम में शामिल हैं, साबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस और सुफियान मुकीम जो है 15 रुकनी स्क्वाड में जो T20 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेगी वो इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो गए। उसके अलावा वनडे टीम की बात करें जो वहाँ पर 16 रुकनी स्क्वाड का वो ऐलान किया गया। 16 रुकनी टीम की जो पाकिस्तान टीम की क़यादत है वो मोहम्मद रिजवान करेंगे, विकेट कीपर बैटर, और मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, साइम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, हसन नवाज़, इब्रार अहमद, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम इस टीम में शामिल हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मोहम्मद नवाज़ का कैरियर आप समझते हैं बोर्ड मज़ीद आगे करना चाह रहा है और जो वो प्लेयर जहां पर जगह नहीं बनती जिस प्लेयर की, एक दफ़ा फिर मोहम्मद नवाज़ को यहां पर शामिल किया जा रहा है। कौन सा क्राइटेरिया है जिस पर मोहम्मद नवाज़ सेलेक्ट हो रहे हैं, ये तो सेलेक्टर ही बेहतर जवाब दे सकते हैं। दूसरी तरफ थोड़ी सी बात करें जहां पर इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच जारी है, चौथा टेस्ट मैच है, और जहां पर पहले इनिंग में इंडिया की टीम ने 358 रन स्कोर किए, तो जवाब में यहां पर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे हैं यहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाज, और 332 रन अब तक उन्होंने बना लिए थे और 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। लंच होने वाला है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा यहां पर करते दिखाई दे रहे हैं। 2 विकेटें अब तक गिरी हैं यहां पर, और मैं कह सकता हूं कि इस वक्त बड़े नामे वाले जो बॉलर्स हैं इंडिया के वो कुछ खास कारकर्दगी अब तक दिखाने में नाकाम है। बिगी बिल्ली का किरदार अदा कर रहे हैं यहां पर इन बॉलर्स, लेकिन भरपूर अंदाज में यहां पर शो कर रहे हैं इंग्लैंड के बैटर्स अपनी बैटिंग का। सीरीज में उन्हें 2-1 की बरतरी हासिल है और अगर यहां पर वो इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करते हैं तो सीरीज वो अपने नाम करने में कामयाब हो गए। इन सब सूरत-ए-हाल पे बात रहेगी आज शो के अंदर, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्क्वाड के हवाले से हम बात करेंगे कि हमेशा हम T20 पे भी एतराज़ कर रहे थे, मोहम्मद नवाज़ की सिलेक्शन पे कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं रही। अगर हम कल के मैच पे उठा के देख लें जहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने जो कामयाबी हासिल की 74 रन से, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ का कोई किरदार नज़र नहीं आया। 1 कुछ ओवर्स के अंदर उन्होंने 2 विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन वो टेल एंडर की विकेटें थी, आखिरी 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में जिक्र करते रहे कि साहबजादा फरहान को मौका देना चाहिए, और साहबजादा फरहान इस विकेट पर बांग्लादेश की विकेटों पर अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर सकते हैं, और कल जब उन्हें मौका दिया गया तो हमारी बात को उन्होंने सच साबित किया और 63 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए साहबजादा फरहान। मैं समझता हूँ कि साहबजादा के साथ बहुत सी नाइंसाफियाँ भी हो रही हैं। उन्होंने लास्ट सीरीज़ के अंदर जब होम सीरीज़ हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ, जब उन्हें आखिरी मैचेस में मौका दिया गया तो वहां वो परफॉर्म करते रहे, और एक दफ़ा फिर जब उन्हें मौका दिया तो एक दफ़ा फिर उन्होंने अपने कंटिन्यू किया अपने फॉर्म को और एक दफ़ा अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब रहे। जावेद साहब, सबसे पहले तो स्क्वाड पे बात करेंगे और फिर कल के मैच पे करेंगे, लेकिन फिलहाल तो स्क्वाड पे करते हैं। मोहम्मद नवाज़ दोनों टीम में शामिल हो गए, कौन से सुरखाब के पल लग गए हैं मोहम्मद नवाज़ के अंदर, बगैर जो परफॉर्मेंस के वो दोनों टीमों में सेलेक्ट हो रहे हैं? देखें मोइन भाई, हम इससे पहले भी जब उनकी T20 में सिलेक्शन हुई थी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी, और हम उस पर पहले भी तनकीर, जितने भी प्लेयर आ रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस पर आ रहे थे, उनकी बैक पे उनकी परफॉर्मेंस थी, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो। और फिर नवाज़ ने बांग्लादेश में जाके किसी भी सीनियर प्लेयर का, जैसे कप्तान ने कहा था कि जी सीनियर प्लेयर है, मोस्ट एक्सपीरियंस है, इनका तजर्बा काम आएगा। पाकिस्तान सीरीज़ तो हार गया उनसे, वहाँ तो दोनों मैचेस में उनका कोई तजर्बा काम नहीं आया, और ना वो बॉलिंग में ना बैटिंग में। लेकिन वही आपने एक बात कही थी कि लाडला
आजकल आंखों का तारा और लाडला नज़र आ रहा है मोहम्मद नवाज। लग यही रहा था, जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा, कि उनका करियर और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जिस तरीके से अब T20 में भी जो अमेरिका में होगी और वेस्ट इंडीज़ में जो वनडे मैचेस होंगे उसमें मोहम्मद नवाज को आपने इन कर दिया है, तो इसका मकसद ये है कि सुफियान मुकीम जिस तरह बांग्लादेश में बेंच पे बैठा रहा है, लग ये रहा है कि आगे जो सीरीज़ हमारी आ रही है वेस्ट इंडीज़ के साथ, वो बेंच पे ही बैठा रहेगा। तो मकसद पाकिस्तान क्रिकेट जो है, उनकी जो हमारी जो इंतज़ामिया है या सिलेक्शन कमेटी में आया कि नए प्लेयर्स को आपने ग्रूम नहीं करना, उनको इंटरनेशनल स्टेज पे ज़्यादा तजर्बा नहीं देना। अगर आपने सीनियर्स के साथ ही जाना है, कि तजर्बे के साथ ही जाना है, लेकिन तजर्बा और ये जो सीनियरिटी होती उसमें आपके अंदर जो है क्वालिटी भी होनी चाहिए, जिसको आप कंटिन्यू जो है ऐसा करें कि वो हमारी क्रिकेट के काम आए। लेकिन आपने जैसे दिफा किया था सलमान अली आगा ने नवाज़ का, कि बांग्लादेश में हमें शादाब की जगह एक सीनियर ऑलराउंडर की ज़रूरत है। भाई आप जब दोनों मैचेस थे, नवाज़ का उसमें कोई किरदार नहीं नज़र आया। आप ना तो उसकी सीनियरिटी को देखें, भाई असल मसला है आपने परफॉर्मेंस देखनी है। सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस देख लें और नवाज़ की परफॉर्मेंस देख लें। और अब वो जैसे हम आप बातें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है उन्हें इसका सिला ये दे दिया है कि वो T20 भी खेलेंगे और वनडे में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी एक्शन में नजर आएंगे। चलें, T20 भी खेलेंगे और वनडे में भी एक्शन में नजर आएंगे मोहम्मद नवाज। लेकिन कोई खातिर-खा कारकर्दगी नहीं रही मोहम्मद नवाज की, लेकिन जिन्होंने कारकर्दगी दिखाई वो टीम से बाहर हो गए। अहमद दानियाल टीम में मौजूद नहीं है। सलमान मिर्जा अच्छा परफॉर्म किया बांग्लादेश सीरीज के अंदर, दोनों फॉर्मेट से बाहर हो गए। क्या कहेंगे, सलमान एक अच्छा बॉलर हमें मिला और परफॉर्म किया उसने, उसके बावजूद ना वो T20 स्क्वाड में शामिल है ना वनडे स्क्वाड में शामिल है। फिर कुछ क्योंकि हमारे पास साइंग शाह अफरीदी वापस हो गए, नसीम शाह वापस हो गए, हारिस रऊफ शामिल हो गए टीम के अंदर। लेकिन अगर किसी बॉलर्स ने परफॉर्म किया हुआ T20 क्रिकेट के अंदर तो आप उसे मजीद मौका दे सकते थे, और उन्होंने परफॉर्म किया। आपने यहाँ टीम से ही बाहर कर दिया उन प्लेयर्स के लिए जो कंटिन्यू आपके लिए अच्छे जो है परफॉर्म दे रहे थे, और उनकी जगह पर जो आपने कहा ना कौन से सुरखाब के पल लगे हुए हैं, तो मोहम्मद नवाज के अंदर तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही सुरखाब के पल लग गए। देखिए ना, यही तो पॉलिसी हमारी क्रिकेट बोर्ड की है। जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, देखें आपने सिर्फ उन पे एक मार्क लगा दिया कि इन्होंने सिर्फ जाके बांग्लादेश में खेलना है। बहुत ज़बरदस्त सलमान मिर्ज़ा ने वो परफॉर्मेंस दी। और आपको पता है अहमद दानियाल, अगर T20 आपका जो कोच था वो ये कह रहा था हमने स्पेशल डाले हैं, जो स्पेशल जो हैं T20 के प्लेयर हैं। अगर आप अपने कहे कि नफ़ी कर रहे हैं, अगर आपने उनकी यही जो कैपेबिलिटी देखी थी कि ये प्लेयर हमें T20 में दें, और फिर इन्होंने प्रूव किया। बांग्लादेश में देखें थ्रू आउट द सीरीज़ देख, तीनों मैचेस देख लें, और सलमान मिर्ज़ा ने तीनों मैचों में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और सबसे ज़्यादा विकेटें भी सीरीज़ में ली हैं। और दानियाल को 2 मैचेस मिले, उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो ये है हमारे कोचिस और हमारे कप्तान और हमारी मैनेजमेंट, वो एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। नहीं तो कम अज़ कम सलमान मिर्जा को जो है और अहमद दानियाल को, भाई आपको देखिए आप मुस्तकबिल की बातें कर रहे हैं ना, तो T20 स्क्वाड में आप शामिल करते हैं। आपके पास वहां लाइनअप मुकम्मल थी, आपके पास सुफियान मुकीम आपके पास मौजूद थे, वहां जवाज ही नहीं था कि आप मोहम्मद नवाज को सेलेक्ट करते। वही तो, अगर आपने जैसे अभी आप कह रहे हैं, अगर मुस्तकबिल की आपने प्लानिंग की है कि हम प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं, तो भाई इनकी जगह तो ऑटोमेटिक टीम में थी, वहाँ नवाज की जगह कहाँ नजर आ रही थी। आपने जो है ना ये जोरी जब्ती के फैसले जो होते हैं, ये कहते हैं ना कि थोप दिए फैसले, ये हमारी क्रिकेट का इसीलिए यही हाल है। आप देख ले 2025-26 जब से शुरू है हमारी टीम जो है हर सीरीज T20 की तकरीबन आप फॉर्मेट देखें कहाँ हमारी टीम होती थी और आज कहाँ खड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें उनका खुमियाजा जो है हमें हार की सूरत में भुगतना पड़ता है। लेकिन हम वो बाद में बैठ के नहीं जी अब इसको इधर कर दें उसको उधर कर दें, नहीं, ये ज़्यादती सलमान मिर्ज़ा के साथ भी हुई है और अहमद दानियाल के साथ भी हुई है। चलें, बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर ज़ातियों का सिलसिला जारी है, लेकिन ये ज़ातियाँ अब ख़त्म होनी चाहिए। हमने काफ़ी सिलेक्शन पर बातें भी कर ली और हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी सी जो है टीम बैलेंस बनेगी, कुछ सीनियर्स टीम में वापस आएंगे। और ये बात हमने आपसे कुछ अरसे कबल ही कह दी थी जब बांग्लादेश की सीरीज खेली जा रही थी। हमने कहा था कि सीनियर्स वेस्ट इंडीज़ के दौरे में वनडे और T20 में वापसी होगी, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर कुछ जो अच्छे लड़के बांग्लादेश के टूर पर परफॉर्म कर रहे होंगे उन्हें ही टीम से आउट कर देना। जो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो आज भी टीम का हिस्सा बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैं क्योंकि सीनियर्स वापस आए हैं वनडे के अंदर भी,
और जहां पर हारिस, नसीम, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर, रिजवान सभी वापस आ गए हैं। तकरीबन वनडे स्क्वाड के अंदर T20 में शाहीन वापस आ गए, हारिस वापस आ गए, नसीम वापस आ गए। फॉर्मेट आप 2 खेलने जा रहे हैं, सीनियर्स के साथ जूनियर्स। अगर यहाँ मैं बार बार सलमान मिर्ज़ा की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा ग्रूम करना है तो आज वो नसीम के साथ, शाहीन के साथ अगर वो खेल रहे होते हैं तो ग्रूम होते हैं उनके अंदर। उन्होंने इनके बगैर बांग्लादेश की बैटिंग को तहस नहस करने का इरादा किया हुआ था और किया भी उन्होंने अपनी बॉलिंग से, लेकिन एक दफ़ा फिर नाइंसाफ़ी उनके साथ की गई। हारिस, नसीम, शाहीन तीनों वापस आ गए। आप समझते हैं कि बॉलिंग अटैक हमारा मजबूत हो गया? मोइन भाई देखिए, ये तो आप कह रहे थे कि उन्होंने वापस आना है। देखिए, हारिस आ गया, नसीम शाह आ गया, शाहीन शाह अफरीदी आ गया। इससे पहले भी हम इनकी परफॉर्मेंस देख चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि इनके क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है आ गए, लेकिन बात वही है। देखिए, सलमान मिर्ज़ा ने जो इन तीनों स्टार्स के बगैर आपको बांग्लादेश में जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके दिए, बॉलिंग में हमारी टीम ने ये महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारे सीनियर्स बॉलर जो हैं साथ नहीं। वो फास्ट बॉलिंग का शोबा देख लें या हमारे मीडियम पेसर का, उन्होंने जो है वहाँ अपनी क्वालिटी जारी रखी। और जिस तरीके सलमान मिर्ज़ा ने वहाँ अटैकिंग बॉलिंग की है और उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और फिर अहमद दानियाल को ले लें, फ़हीम अशरफ को ले लें, बॉलिंग में हमारी टीम ने कोई बांग्लादेश में कोई ऐसी चीज़, असल मसला था हमारे बैटर। वहाँ तो हमारे बैटर नहीं चल रहे थे। आपको तो बैट्समैनों को ड्रॉप करना चाहिए था कि भाई ये बैट्समैन जो है इन्होंने वहाँ कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। आपने उठा कर जिन्होंने कारकर्दगी दिखाई उन्हें आपने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, ड्रॉप किया तो उसमें एक और नाम मैं इजाफा कर दूं, खुशदिल शाह। बेशक अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन परफॉर्म उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब खुशदिल शाह भी टीम में शामिल हैं। आपने बात की बैटर्स की, आप यहाँ पर एक अच्छे बैटर्स को डाल सकते थे, यहाँ एक अच्छा इजाफा कर सकते थे। आपके पास अच्छा टैलेंट मौजूद था, लेकिन आपने शायद यहाँ पर भी इस काबिल नहीं समझा किसी एक नौजवान प्लेयर्स को शामिल करने। आप फिर खुशदिल शाह के साथ चले गए। वही मोइन भाई, यही होता रहा। ये फिर हमारी तारीख दोहराई जा रही है कि घूम फिर के इसको उठा के इस फॉर्मेट में डाल दें, इसको उठा के उस फॉर्मेट में डाल दें। देखें, खुशदिल शाह की 0 परफॉर्मेंस थी, आप देख लें, बिल्कुल नज़र ही नहीं आया खुशदिल शाह। और फिर साइम की भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में। देख लें, हसन नवाज सिर्फ आखिरी मैच में खेलें। देखिए, असल मसला होता है कि आपने जो टॉप ऑर्डर में, हम रोज़ कहते थे कि साहबजादा फरहान बेंच स्ट्रेंथ आपकी बैठी है, साहबजादा को फरहान को चांस दे। देखिए, कल उन्होंने फ़खर को जो आराम कराया, साहबजादा को जो चांस दिया है, उन्होंने जो आपकी इनिंग्स की बुनियाद है वो इतनी मजबूत खड़ी कर दी कि उसके बाद आपका टारगेट जो 178 पे चला गया, आपने स्कोर बोर्ड पे 178 लगा दिए। तो यही चीज़ें हैं ना। अब आप अगर उसमें परफॉर्मेंस उठाकर देखें, हसन नवाज ने 33 कर दिए, साइम ने 21 कर दिए, नवाज ने 27 कर दिए। ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आपका टॉप ऑर्डर आपको एक मुस्तकम, उन्होंने 7.5 ओवर में 82 रन का स्टैंड जब आपको मिल जाता है तो T20 फॉर्मेट में इससे अच्छा स्टेज कोई नहीं होता। और लेकिन उसके बाद भी आप देख लें, जितने बैट्समैन आए, वो चाहे सलमान अली आगा हो, मोहम्मद हारिस हो, इनकी आप परफॉर्मेंस देख लें, ये स्ट्रगल कर रहे थे विकेट पे। चलें, स्ट्रगल कर रहे थे, इस पर मजीद और बात करते हैं। और बड़ी अच्छी बात की आपने कि यहाँ पर हारिस अब दोनों फॉर्मेट में मौजूद हैं। थोड़ा प्रेशर होगा ऐसा लगता है कि मोहम्मद रिजवान पर, फिर साहबजादा फरहान इस फॉर्मेट पर मौजूद हैं, तो परेशानी तो अभी भी है। अब 3 विकेट कीपर के साथ अब जा रहे हैं वनडे खेलने। वही मोइन भाई, देखें, आपने सही कहा कि हारिस मौजूद हैं, लेकिन देखें, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हारिस की जो हालिया ये सीरीज़ में बांग्लादेश के बाद परफॉर्मेंस थी, ना उनसे विकेट कीपिंग में कोई परफॉर्मेंस हुई है, ना बैटिंग में उन्होंने कोई ऐसी एक इनिंग्स खेल कर दी है। स्ट्रगल करता हुआ सिर्फ हारिस हमें नज़र आया, सिर्फ बल्ले घुमा रहा था। भाई, बल्ले घुमाना है, आप किसी को भी डाल दे टीम में, वो भी घुमा लेगा। असल तो ये है, आपने अपनी स्किल्स शो करनी होती है, आपने टेम्परामेंट विकेट पे शो करना होता है। वो तो मोहम्मद हारिस में पूरे 3 मैचेस हो गए, कहीं भी नज़र नहीं आई। और उसके बाद साइम की आप बैटिंग देख लें, उनकी बैटिंग वैसे सलमान अली आगा की तरफ आ जाए, सलमान अली आगा से भी पूरी सीरीज़ में कोई भी बैटिंग नहीं। कल भी उन्होंने 12 रन बनाए, 9 बॉलें खेली हैं। असल मसला ये है कि जैसे हम कह रहे थे कि एक मुस्तकिल मिजाज 1 से 2 बैट्समैन T20 में भी ऐसे होने चाहिए जो विकेट पे जाके स्टे करें, वहाँ जाके अपना टेम्परामेंट शो करें, फिर ये क्रिकेट जो है ना आगे चलें, क्रिकेट आगे जाती हुई नज़र आती पाकिस्तान टीम की। और स्ट्रगल करने वाले प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं टीम के अंदर, और इस पर मज़ीद और भी बात हम करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और पाकिस्तान टीम पे तो हम बात कर रहे हैं, दौरे वेस्ट इंडीज़ पे भी बात रहेगी वनडे और T20 के लिए जो टीम ऐलान हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंग्लैंड और इंडिया का मैच, टेस्ट मैच जारी है, चौथा टेस्ट मैच है, जहां पर अगर 3 टेस्ट मैचेस की बात करें तो वहां पर 2 मैचेस इंग्लैंड ने जीते, 1 इंडिया की टीम ने जीते हैं। लेकिन इस वक्त चौथा टेस्ट मैच जारी है और जहाँ पर पहली इनिंग की अगर बात करें तो 358 रन बनाने में कामयाब रही इंडिया की टीम। जब इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग खेली है तो 349 रन अब तक लंच तक उन्होंने बना लिए थे और 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद साहब, सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की थोड़ी बात करें तो यहाँ पर बैटर्स का लगता है कि जन्नत सी नज़र आ रही है ये विकेट भी, और यहाँ पर भी काफ़ी रन स्कोर हो रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, आपको पता है कि चौथा टेस्ट जो है वो इंग्लैंड और इंडिया के लिए, इंग्लैंड के लिए तो आपको पता है उसको वो एक लीड है, 2 मैचेस जीता हुआ, लेकिन इंडिया के लिए ये टेस्ट जो है ना बहुत अहमियत का हामिल है। और जिस तरीके से अभी आपने विकेट्स की बात की, मैं देख रहा हूँ कि इंग्लैंड की अब जो विकेटें ज़्यादातर उस पर बिल्कुल सीधी बॉलें हो रही हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर बॉलर जो मेहनत करता है तो उसको विकेट मिलती है। और जैसे पहली इनिंग में आपको पता है कि इंग्लैंड ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके इंडिया को 358 रन पे आउट कर दिया और 350 रन हो गए और इंग्लैंड के सिर्फ 4 प्लेयर आउट हुए हैं। अभी तकरीबन 358 में 8 रन बाकी है और उसके बाद लीड का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इंडिया के बॉलर्स देख लें, बुमराह को देख लें, सिराज को देख लें, आप जडेजा को देख लें, आप शार्दुल ठाकुर को देख लें, इंग्लैंड के बैट्समैनों के सामने बिल्कुल वो जो है ना हाथ पांव उनके फूले हुए हैं और कोई उनकी लाइन और लेंथ वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। आपको पता है बुमराह का एक अपना ही स्टाइल है, लेकिन उस स्टाइल से वो जो लाइन और लेंथ मेंटेन करते थे, आज उनकी लाइन और लेंथ कहीं भी नज़र नहीं आया। कल तो सारा दिन उनको जो है मार ही पड़ती रही और आज भी उन्हें अभी जो 2 विकेटें जल्दी गिर गई हैं तो हो सकता है इंडिया जो कम अज़ कम जो है अपने ऊपर लीड आने दे। लेकिन ये टेस्ट में इंग्लैंड ने जब शुरू किया, सेकंड बैटिंग जब इंग्लैंड ने शुरू की थी और जिस तरीके से क्राउली ने और बेन टैकर्ट ने जो है वही पुरानी फॉर्मेट में हम कह रहे थे ना कि बेसबॉल की जो इस्तेलाह इंग्लैंड लेकर आया था वो भूल गए। इस मैच में कम अज़ कम जो है उनकी पहली इनिंग में वो नज़र आ रही थी जिस तरीके से क्राउली और डेकेट खेले हैं और फिर उसके बाद रूट ने आकर खेला है, ऑली पॉप ने खेला है। तो ये तसलसल अगर इसी तरह चलता रहता है, नीचे आपको पता है कि अभी उनके 4 बैट्समैन बाकी हैं, अगर उन्होंने 150 से 200 रन की इंडिया पे लीड ले ली तो इंडिया देखिएगा कि चौथे टेस्ट में ना आपको बैकफुट पे नज़र आएगा। चौथे टेस्ट मैच के अंदर बैकफुट पे नज़र आता हुआ दिखाई देगा इंडिया की टीम है। लेकिन इस वक्त अगर विकेट की बात करूं, ऐसी विकेटें हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड में बनाई जा रही हैं जहां पर ज़्यादा रन स्कोर होते हुए नज़र आए। पहले टेस्ट से लेकर अब चौथे टेस्ट तक देख लें कि यहाँ पर रनों का अंबार लग रहा है, बैट्समैनों के लिए जन्नत की विकेटें करार दी जा रही हैं। तो आप समझते हैं कि ऐसे विकेट पर भी रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं? देखिए मोहिन भाई, यही तो खासा है ना टेस्ट क्रिकेट का, यही खासा है। 5 रोज़ा मैच और 5 दिन जो है आपको ये चौथा टेस्ट चल रहा है, स्टेडियम बिल्कुल फिल नज़र आते थे। और अब इंडिया में और इंग्लैंड में जो है विकेट इस तरह की उन्होंने बना दिए, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है लेकिन बाउंस उस विकेट में ज़रूर होता है। वो किसी भी ग्राउंड की आप बात करें उसमें बाउंस ज़रूर होता है, लेकिन असल जो टेस्ट क्रिकेट है वहाँ जो है आपके बैट्समैनों का टेस्ट होता है कि आप किस मयार के क्रिकेट खेल कर यहाँ तक आए हैं और फिर टेस्ट में जो आपने इनिंग्स खेलनी है और जैसे आपने विकेट पे जाके अपने पेशेंस शो करने हैं और आप में टेम्परामेंट कितना है, ये टेस्ट क्रिकेट में सब जो है जब ये 5 और देखिए जितने भी ये मैचेस हुए इंडिया के, इससे पहले जो 3 मैचेस हुए पूरे 5-5 दिन चले। ये इन विकेटों की मरहून मिन्नत है कि पूरे 5-5 दिन में ये टेस्ट मैच चले, 5वें दिन जाके फैसले हुए तीनों टेस्ट मैचेस के। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि आया कि इंडिया जो सेकेंड इनिंग में आता है, आया इस विकेट पे जो है वो भी अपना टेम्परामेंट अगर शो करता है तो ये मैच भी 5वें दिन जाता हुआ नज़र आ रहा है। गो के आज तीसरा दिन है, अगर इंग्लैंड ने आज 150-200 की अगर लीड ले ली तो हो सकता है कि वो इंडिया अगर जब बैटिंग करने आए तो आज उनकी देखिए स्कोर बोर्ड का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अगर इंडिया ने वो प्रेशर आज जो है संभाल के निकाल लिया आज का दिन, तो जब ये चौथे दिन में जाएंगे तो हो सकता है एक बुनियाद जो है मुस्तहकम जो है इंडिया के बैट्समैन खड़ी करने में कामयाब हो जाए। वो के इंग्लैंड के बॉलर आपको पता है बेन स्टोक जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं और कप्तान देखिए फ्रंट से अगर लीड करता है तो बेन स्टोक को आप देखिए उनकी जिंदा मिसाल है। जिस तरीके से हैज ए ऑलराउंडर वो इस टेस्ट मैच में कैप्टनशिप कर रहे हैं और उन्होंने पहले इनिंग में 5 आउट किए। उनके जो मैन बॉलर है वुक्स हो गया, आर्चर हो गया
और सेजर हो गए, ये जो है उस पाए की बॉलिंग तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बेन स्टोक्स मेहनत कर रहा है तो लग यही रहा है कि इंडिया जो है इस टेस्ट मैच में जो अपने आप को बिल्कुल देख रहा है कि मैं बिल्कुल इंग्लैंड के चारों शाने गिरा हुआ नजर आ रहा है। चले चारों शाने गिरा हुआ नजर आ रहा है। दोबारा वापस आता है पाकिस्तान टीम के ऊपर और सिलेक्शन पर जो बात हो रही थी उसके साथ साथ खिलाड़ियों की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें जो सिलेक्शन हुई है, आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए बेहतर सिलेक्शन है नवाज को अगर हटाकर तमाम लड़कों के हवाले से? जी मोइन भाई, अगर T20 और वनडे स्क्वाड से आप मोहम्मद नवाज को अगर माइनस कर देते हैं तो ये जो दस्तियाब प्लेयर थे, जैसे हम बार बार यहाँ प्लेटफॉर्म से बैठकर कहते हैं कि हमारी टीम में अभी उन प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे नवाज हो गया, वो क्या नवाज का नाम बार बार ऐसा सिलेक्टर ने चढ़ा दिया कि हर फॉर्मेट में उन्हीं का नाम आ रहा है। देखें जैसे बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, देखें इस पाए के बैट्समैन आपको वनडे में भी चाहिए, T20 में भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ T20 में भी आपको इन प्लेयर्स को रखना चाहिए। असल मसला जब आप टीम में नए लड़के इन करते हैं, उन्हें ग्रोम करते हैं, जब ये प्लेयर ग्रोम होते हैं, सीनियर्स के साथ ग्रोम होते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा एक्सपीरियंस और तजर्बा हासिल होता है, जिसकी देखिए तजर्बे का कोई नैमुल बदल नहीं है। तो यही है, बहुत अच्छा स्क्वाड है, हम इसे यही कहेंगे कि बहुत अच्छा वनडे का स्क्वाड है, लेकिन वही बात आ वाली, अगर नवाज को माइनस कर दें तो ये बेस्ट चॉइस लग रही है। अच्छा, बेस्ट चॉइस भी लग रही है। और क्योंकि पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो हालिया कारकर्दगी बांग्लादेश के खिलाफ नाकिस रही है, टीम अब वेस्ट इंडीज़ जा रही है, वहाँ पर विकेटों का रुझान कैसा रहेगा, विकेट कैसी बनी हुई होगी, यहाँ पर हमें अंदाज़ा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो खबरें हैं वहाँ पर यही है कि जिस तरह टीम सेलेक्ट हुई है ऐसा लगता है कि फास्ट विकेटें तैयार होंगी। तो आप समझते हैं अगर फास्ट विकेटें तैयार हुई तो हमारे बैटर्स एक दफ़ा फिर नाकाम होंगे? इसका मुजाहरा पाकिस्तानी बैटर्स ने बांग्लादेश सीरीज़ में कर दिया। देखिए मोइन भाई, ये जो T20 का स्क्वाड है ना, अगर अमेरिका में तो आपको पता है वहाँ फास्ट विकेट मिलेगी आपको, लेकिन अगर वनडे फॉर्मेट की टाइम वो वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ जो है जैसे पाकिस्तान की विकेटें सेम वेस्ट इंडीज़ की वैसे ही तकरीबन विकेटें। असल मसला है T20 का, आपके T20 में अगर आपने यही साइड देखें, अगर साहबजादा फरहान को, जैसे आपने सीरीज़ आपकी जो 3 मैच की होती है, आपने ये पक्का कर लिया कि साहबजादा फरहान को जो आखिरी मैच देना है, पाकिस्तान में भी आखिरी मैच आपने खिलाया, बांग्लादेश में भी तीसरा मैच उन्होंने खिलाया। तो ये है कि अगर यही चीज़ें अगर आपने वहाँ जाकर भी करनी है तो आपके बैट्समैन देखें, साइम की कोई फार्म मुझे नज़र नहीं आ रही, मोहम्मद हारिस की फार्म नहीं नज़र आ रही, सलमान अली आगा की फार्म नज़र नहीं आ रही। ये तो आपको साहबजादा फरहान को दाद देनी होगी कि उन्होंने आपको जो है वाइट वॉश से बचाया। अगर 63 रन की वो इनिंग्स ना खेलते बांग्लादेश के साथ तीसरे मैच में, तो आपके बैट्समैन तो वहाँ भी स्ट्रगल कर रहे थे। ये साहबजादा फरहान ही था जिसकी मरहून मिन्नत 178 जो है आपका बोर्ड पर लगा। तो बात वही है, देखें अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसी विकेटें आती हैं तो वहाँ भी मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो ये टॉप ऑर्डर है ये जो है स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी। चलो, टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करती नजर आएगी। मोहम्मद रिजवान और उसके साथ साथ बाबर आजम टीम में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे वनडे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कप्तान है मोहम्मद रिजवान और परफॉर्मेंस अब देखते हैं कि एज ए कैप्टनशिप है उनको जो मिली है, क्या कारकर्दगी दिखाते हैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर, क्योंकि तारीख रकम कर आए हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ खेलने हम जा रहे हैं अमेरिका, तो यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस आप देखते हैं एज ए कैप्टन? बड़ा प्रेशर होगा रिजवान के ऊपर। मोहन भाई, प्रेशर सिर्फ मोहम्मद रिजवान पे नहीं है, बाबर आजम पे भी, और असल प्रेशर था हमारी जो सिलेक्शन कमेटी, हमारा कोच, हमारे स्टाफ पे, जो इन्होंने जो है उन्हें रेस्ट के नाम पे ड्रॉप किया हुआ था, और जिसका रिजल्ट हमने बांग्लादेश में भी देखा। अब जो है इन प्लेयर्स ने वापस आ गए टीम में, तो देखिएगा जब वेस्ट इंडीज़ में वनडे सीरीज शुरू होगी तो ये प्लेयर वहाँ आपको ये साबित करेंगे। और फिर आपको पता है एक दफ़ा ड्रॉप होने के बाद जो कमबैक करता है और उसकी भी ये ख्वाहिश होती है कि मैं जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दूँ, तो रिजवान पे प्रेशर तो ज़रूर होगा, लेकिन वो बड़े प्लेयर हैं, उनको पता बहुत ज़्यादा तजर्बा है, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में वो अपना तजर्बा वहाँ शो कर चुके, आपको सीरीज़ वहाँ के जितवाएं, तो जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ है, मैं ये देख रहा हूँ जब ये सीनियर प्लेयर्स की वापसी हुई है तो आपको वनडे में जो अपना रिदम खोया हुआ था उसी रिदम को आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उसी रिदम को जो है आगे लेकर आएंगे,
और इंशाल्लाह वहाँ जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है कामयाबी जो है। चले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कामयाबी चुमती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखें तो हाल ही में बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया हुआ। टेस्ट मैचेस के अंदर बड़ी बेबसी की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को बनाई उन्होंने, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पर अगर हम देखें तो कुछ नए प्लेयर्स थे जिसकी बिना पर हमने देखा उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर पाई, वरना बॉलर्स ने तो काम कर दिया था वेस्ट इंडीज़ का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। तो यहाँ प्रेशर बॉलिंग का रहेगा वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर। जी मोइन भाई, देखें जिस तरीके की अभी आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग थी वो स्टैंडिंग बॉलिंग थी, जिस तरीक़ा से वो जो है ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बैट्समैन जो थे उन नामों को खातिर में नहीं ला रहे थे, और जोसेफ हो गया या सेल्स हो गया, ये 4-4-5 प्लेयर आउट कर रहे थे। लेकिन वही आपने जैसे कहा कि वेस्ट इंडीज़ की बदकिस्मती ये थी कि उनके पास बैटिंग जो है उस पाए की नहीं थी। बैट्समैन उन्होंने नए नए इंट्रोड्यूस कराए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो रिजल्ट उनसे नहीं ले सके। तो यही आपका खदशा भी बिल्कुल सही है कि जब हम वेस्ट इंडीज़ जाएंगे तो हमें वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स हैं, और आपको पता है अभी T20 ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके चल रहे हैं, बिल्कुल बराबरी पे मैचेस आके ख़त्म हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बहुत टफ टाइम दे रही है, क्योंकि सीरीज़ जो है हार गई वेस्ट इंडीज़, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जो है टफ टाइम दे रही है। तो हमारे बैट्समैनों को, हमारे कोचिंग स्टाफ को अब जो है अभी से प्लान शुरू कर देना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ में जाके हमने इन बॉलर्स के खिलाफ खेलना है, तो अभी से उस पर प्लान शुरू करें। और वो बैट्समैन जो हमारे एनालिस्ट बैठे हुए हैं उन बॉलर्स की जो खूबियाँ खामियाँ हैं वो अभी से बैट्समैनों के साथ शेयर करना। अच्छा, थोड़ी सी क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर हम देखें ना तो बड़ी बैलेंस वेस्ट इंडीज़ की टीम नज़र आ रही है, क्योंकि इतने लंबे फॉर्मेट नहीं होते, टेस्ट मैचेस में लंबे स्पेल्स करने पड़ते हैं, लेकिन T20 में उनके बॉलर्स भी उसी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कारकर्दगी दिखा भी रहे हैं, क्लोज जा भी रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हमारी टीम के पास है बैटर, अगर एक नहीं चलते तो लाइनें लग जाती हैं। तो यहाँ अगर वेस्ट इंडीज़ ने ये कर दिया तो एक दफ़ा फिर हम T20 सीरीज़ जिस तरह बांग्लादेश से आ रहे इसी तरह वेस्ट इंडीज़ से भी हार सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, आपके खदशात बिल्कुल सही हैं, मेरे भी आप ही की तरह है कि अगर टॉप ऑर्डर, हमारे शुरू के जो टॉप ऑर्डर है, अगर वो परफॉर्म वेस्ट इंडीज़ में T20 सीरीज़ में नहीं करती तो आप देख लें जो बांग्लादेश में हाल हो रहा था कि पावर प्ले के अंदर ही हमारे 5-5, 6-6 प्लेयर आउट हो रहे थे, और फिर अमेरिका में जब वेस्ट इंडीज़ के बॉलर आपके सामने लगे होंगे और विकेट में अगर थोड़ा सा बाउंस मिला तो वो जो है वेस्ट इंडीज़ के फेवर में जाएगा। हमारे बैट्समैनों को जो है वहाँ जो है, मैं हम बार बार यही कहता हूँ कि जो अपनी स्किल्स और टेम्परामेंट है वो विकेट पे जाके शो करना होगा। चलें, विकेट पे जाके शो करना है। और क्योंकि कल के मैच पे थोड़ी सी बात कर लें, कहाँ आपको लगा कि पाकिस्तानी टीम कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाती नज़र आई है? आप कौन सा ऐसा फॉल देख रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तानी टीम ने सही मानों में जो है ना हावी रही बांग्लादेश के खिलाफ? मोइन भाई देखिए, इसमें तो कोई देखें, जैसे ही साहबजादा फरहान की जो पावर प्ले की इनिंग्स थी, आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के बॉलिंग पे अटैक शुरू किया, तो बांग्लादेश के वो चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिन बॉलर हो, वो अपनी लाइन और लाइन भूल गए। और फिर साहबजादा फरहान ने जो है 6 खूबसूरत चौके और 5 छक्के बुलंदो बाला जो लगाए, और उसके बाद देखिए साइम 2 मैचेस में 1 या 2 रन बना पाए थे, कल उन्होंने भी 21 रन बना दिए। तो असल होता है T20 फॉर्मेट में, जब आप एक अच्छा स्टेज अगर आप लगा दें और फिर उसके बाद जो स्कोर कंटिन्यू हो जाता है। जैसे हसन नवाज ने 33 रन कर दिए तो स्कोर आपका 178 असल थी ये। और फिर बांग्लादेश ने सीरीज जीतने के बाद कल टीम में 5 चेंजिंग कर दी, और मैन जो उनके प्लेयर थे, बैट्समैन थे, उनको भी चेंज कर दिया, इवन के रिशाद को भी चेंज कर दिया। तो इसका भी थोड़ा सा फर्क जरूर है। अच्छा, एक प्लेयर्स के बारे में ज़रूर पूछूंगा, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, और अब्बास आफरीदी भी इस टीम में शामिल नहीं है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त T20 फॉर्मेट का सबसे अच्छा बॉलर है ये। जनाब आपको जो है ना, इसका जो कहते हैं ना कि पूरा इम्तियाज़ रहा है हमारे जो मैनेजमेंट है या हमारे कोच साहब है, जो यहाँ कह कर गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कह कर गए थे कि हमने ये करना है, लेकिन आगे जो हम देखते हैं ना कि हमने मुस्तकबिल के लिए क्या करना है, उन चीज़ों से हट गए। अब मोहम्मद अब्बास देख लें, वो है T20 फॉर्मेट का बॉलर, अहमद दानियाल है T20 फॉर्मेट का बॉलर, सलमान मिर्जा है T20 का बॉलर, लेकिन आपने एक ही इशारे में
तीनों बॉलर्स को उड़ा दिया। और यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास T20 फॉर्मेट का अब्बास आफरीदी है, हमारे पास सलमान मिर्ज़ा है, हमारे पास अहमद दानियाल हैं, लेकिन तीनों ही इस फॉर्मेट से उड़ गए और ना ही वो T20 टीम में शामिल हैं, ना ही वनडे टीम में शामिल हैं। और जिन्होंने परफॉर्मेंस दी बांग्लादेश टूर के अंदर, वो भी टीम में शामिल नहीं है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिन लड़कों का इंतखाब हुआ है दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए, वो उम्दा परफॉर्मेंस दें। और फिर एक वही सवालिया निशान कि मोहम्मद नवाज किस कैटेगरी, किस बेस पर पाकिस्तान टीम में वनडे और T20 फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट हुए हैं, ये सवालिया निशान आज फिर मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। और मैं अगले प्रोग्राम में ज़रूर फिर एक दफ़ा मोहम्मद नवाज के हवाले से बात करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस कैटेगरी के लिहाज से मोहम्मद नवाज की सिलेक्शन कर रहा है। जावेद इकबाल भट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाने से पहले आप इंटर यूनिवर्सिटी HEC की जानिब से जो चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई, इसमें इकरा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने बड़ी ज़बरदस्त उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आज उनके हवाले से तकरीब रखी गई थी, उन्हें यहाँ पर कैश इनामात भी दिए गए और साथ साथ मेडल्स भी पहनाए गए। और इस फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर उस्मान खान भी मौजूद थे, उसके अलावा बंगश यहाँ पर मौजूद थे, उसके अलावा समी आफरीदी यहाँ पर मौजूद थे। तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स मौजूद थे जो इस तकरीब के अंदर मौजूद थे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज भी तैयार किया है, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजादा मोइन और इस वक्त मैं मौजूद हूं इकरा यूनिवर्सिटी में, जहां पर इकरा यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि जो HSC इवेंट्स हुआ था स्पोर्ट्स का, उसमें उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स के लिए आज यहाँ तकरीब रखी गई है। स्पोर्ट डायरेक्टर शराज मोहानी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बड़ा ज़बरदस्त रहा है HSC का इवेंट और उसमें आपकी टीम ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। और आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर थोड़ी सी आपको अप्रोच मिल जाए तो खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं? जी बिल्कुल, आपने अप्रोच की बात की है। इकरा यूनिवर्सिटी जो है वो अपने स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमने 100% तक स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी है। अब उसका रिज़ल्ट अगर आप देख रहे हैं तो पहले हमारे पास इतने HSC के हम मेडल्स नहीं जीते थे, अब जो है वो डे बाय डे हमारे HSC के मेडल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और उन इवेंट्स में जो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, जैसे फेंसिंग में हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है, शूटिंग में बहुत अच्छी पोजीशन है, कराटे में, ताइक्वांडो में। तो इकरा यूनिवर्सिटी ये सपोर्ट करिए स्टूडेंट्स को, उनके जो है वो जितने भी ट्रैवल अलाउंसेज हैं वो सब बेयर करती है, स्टूडेंट से कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं की जाती है। और इससे हम यही चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स के अलावा नौजवान हैं, वो थोड़े स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और ना सिर्फ जो है अपने आप को इधर नेशनली रिप्रेजेंट करें, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें, ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। मानी साहब, ज़रा ये बता दें, क्योंकि आपने कहा कि इसमें बहुत से इवेंट्स में आपकी इकरा यूनिवर्सिटी के जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा ले रहे थे, कितने का बेंच किया था मुख्तलिफ गेमों? जैसे हमारी शूटिंग थी, शूटिंग में 10 प्लेयर्स का जो है वो एक पूरी टीम गई थी। फिर हमारी बॉक्सिंग की 7 स्टूडेंट्स की गई थी। फिर ताइक्वांडो में 5 जो है वो स्टूडेंट प्लेयर्स एथलीट्स गए थे। तो इसमें डिफरेंट जो है वो हम एथलीट्स, हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट हो हम उनको यहाँ से आगे ट्रैवल कराएं और उनको पार्टिसिपेट कराएं ताकि वो सीख सकें। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि ताकि वो सीख सकें और यकीनन किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से अगर खिलाड़ियों को ये तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया होती हैं तो यकीनन वो आगे की तरफ है अपना फ्यूचर भी देख रही होती हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही हों। तो और यहाँ पर इकरा यूनिवर्सिटी ने अपना रोल अदा किया, जहाँ पर उन्होंने HSC टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस वक्त हमारे साथ और भी खिलाड़ी भी मौजूद होंगे और ऑर्गेनाइज़र भी मज़ीद कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और इस इवेंट के हवाले से उनसे उनकी राय लें। हमारे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है इकरा यूनिवर्सिटी, वो स्पोर्ट्स और एजुकेशन को एक साथ बैलेंस करके लेकर जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपनी स्किल्स जो है वो हम दिखाएं कि व्हाट वी हैव गॉट। सो इस HSC के इवेंट में हम फेंसिंग की फ़र्स्ट टीम है जो कि हमने मेडल लिया है, सिल्वर मेडल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत ही हमारे लिए फ़ख्र की बात है। थैंक यू सो मच। इस इवेंट में मैंने ब्रोंज़ मेडल लिया है जो अभी कराटे की इंटरवर्सिटी हुई है। बाकी पहले मैंने ताइक्वांडो में गोल्ड लिया है इकरा की तरफ से। दैट्स ऑल। बंदा मोटिवेट होता है उससे अच्छा खासा,
मैंने इंटरनेशनली भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, नेशनल भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस तरह के इंसेंटिव हो फ्यूचर में कि आपको अगर चांस दिया जाए इंटरनेशनली परफॉर्म करने के लिए ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो बंदा ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और बंदा ऑटोमेटिकली ज़्यादा अपनी एफर्ट्स पुट करता है और वो ज़्यादा फिर अच्छा रिजल्ट लेके आता है। बेशक इससे ऐसी तकरीबात से हौसला अफजाई होती है। और पहली बात कि शूटिंग जो है वो नॉर्मल स्पोर्ट नहीं है, ये बच्चे की जो नशोनुमा है, बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उससे बहुत इस पर असर पड़ता है। मतलब बहुत बंदा आगे की सोच सकता है, लेकिन इसके लिए जो है ना हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कम है। ये एक्सपेंसिव गेम है, ये क्रिकेट की तरह नहीं आप गली में कहीं भी खेलना शुरू कर दो। मतलब क्रिकेट में आपके पास एक बॉल होती है, एक बैट होता है, ठीक है, और इसमें ये होता है कि आपके पास एक प्रॉपर राइफ़ल होनी चाहिए, आपके पास पैलेट्स होने चाहिए, आपके पास प्लेटफॉर्म सेफ्टी पूरा क्रू होना चाहिए। तो उसके अलावा हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चाहिए कि इदारों को, पाक आर्मी फोर्सेस को, जो कि कर भी रहे हैं, जिस तरह मैं खुद पाकिस्तान नेवी से जो है ना सीखा हूँ और उनके बाद मैं इधर इकरा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमारे पास एक प्राइवेट फर्म्स नहीं है जो कि मतलब शूटिंग को सपोर्ट कर सकें। तो उसके लिए पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं बच्चे से बच्चे को जानता हूँ जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास वो सपोर्ट हो तो पाकिस्तान नेक्स्ट ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, हमें जो हमारा जो यंग टैलेंट है हमें उसको ऊपर लाने की ज़रूरत है, और उसके लिए स्पेशली जो हमारे पास क्लब्स, बहुत लिमिटेड क्लब्स हैं, उसके लिए थोड़ा सा अगर मीडिया हमें सपोर्ट करे, तो मीडिया के तवज्जुह से अगर इसको, इस गेम को अगर ऊपर लेकर आया जाए, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत टैलेंट है। क्योंकि इस साल जो लास्ट ईयर जो ओलंपिक्स हुई हैं उसमें सिर्फ एक शूटिंग ऐसा इवेंट था जिसमें जो हमारे शूटर्स थे वो क्वालिफाई करके गए। अदरवाइज़ इससे पहले जितने भी ओलंपिक्स हुए सब में वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू जा रहे थे। तो अगर इस स्पोर्ट्स को अगर ऊपर लेकर आया जाए और हमारी मीडिया सपोर्ट करे तो हम इसमें बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। HSC में होने वाले इस इवेंट में इकरा यूनिवर्सिटी की उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स के एजाज़ में तकरीब रखी गई थी। इस इवेंट के अंदर 28 मेडल्स हासिल किए गए इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से कि ये एक अच्छा साइन आता हुआ नज़र आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर। कैमरामैन जाहिद के साथ शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।